हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। ऑलरेडी साउंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है था। हमने क्वालिटीज़ ऑफ साउंड सीख लिए थे। अब आते हैं हम डॉपलर इफेक्ट पे। इस पे आते हैं डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डॉपलर इफेक्ट है। तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? कभी आप अगर ट्रेन पकड़ने के लिए गए होंगे और आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और अगर फास्ट ट्रेन आ रही है और वो विसल कर रही है, वो क्या कर रही है? विसल कर रही है। तो आपको जब वो नज़दीक आएगी तो कुछ साउंड में चेंज नज़र आएगा या चेंज आप सुनेंगे। जब वो दूर चली जाएगी वापस एक चेंज सुनेंगे कि साउंड में कुछ चेंज हो रहा है। तो क्या चेंज हो रहा है, यही फाइंड आउट किया क्रिस्टियन डॉपलर ने इन 1842। कब फाइंड आउट किया? इन 1842 क्रिस्टियन डॉपलर ने फाइंड आउट किया कि जब सोर्स या फिर लिसनर, इन दोनों में रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मोशन होता है तो साउंड में चेंजेस आते हैं या साउंड के पिच में चेंजेस आते हैं। किसमें चेंज आता है? चेंज इन पिच। और हमने सीखा है पिच किससे रिलेट करता है? फ्रीक्वेंसी। तो ये चेंज किस में आएगा? फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। तो ये किसने फाइंड आउट किया? क्रिश्चियन डॉपलर ने इन 1842। इसलिए इसे कहा जाता है डॉपलर इफेक्ट। क्या कहा जाता है? डॉपलर इफेक्ट। सो व्हेन सोर्स ऑफ साउंड एंड द लिसनर आर मूविंग, दोनों मूव कर रहे हैं या एक मूव कर रहा है कोई भी, तो उसमें रिलेटिव मोशन है। उसमें क्या है? रिलेटिव मोशन है। सो फ्रीक्वेंसी जो लिसनर को सुनाई देगी वो अलग होगी और सोर्स ने इमिट की हुई फ्रीक्वेंसी अलग होगी। मीन सोर्स कुछ अलग साउंड की फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है और हम जो सुन रहे हैं मोशन की वजह से वो फ्रीक्वेंसी अलग होगी। तो ये जो चेंज आ रहा है फ्रीक्वेंसी में, उसी को क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट। ये चेंज किसकी वजह से आ रहा है? मोशन की वजह से। किसके मोशन की वजह से? एक तो सोर्स मूव करेगा या फिर लिसनर मूव करेगा या दोनों मूव करेंगे, इसलिए इसे कहते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मींस कोई भी मूव कर सकता है या दोनों भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके वजह से फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आएगा, मींस साउंड जो सोर्स से आ रहा है वो अलग है और हम जो सुन रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी अलग है। तो ये चेंज इन अ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज अ डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट समझ में आ गया। डॉपलर इफेक्ट किस में चेंज होता है? पिच में। पिच में मींस फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है। किसकी वजह से? रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड लिसनर। सोर्स एंड लिसनर में अगर मोशन हो रहा है तो सोर्स ने इमिट की हुई साउंड से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली साउंड हमें सुनाई देगा। उस चेंज को हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। सो डॉपलर इफेक्ट का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज apparent change in a frequency. It is apparent change in a frequency of sound due to relative motion between the source and listener. सोर्स और लिसनर मूव कर रहे हैं, उनमें रिलेटिव मोशन है, उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रहे हैं। तो इस चेंज को हम क्या कहते हैं? इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट आपको समझ में आ गया। अपरेंट चेंज इन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड लिसनर। अब सोर्स और लिसनर मूव कर रहे हैं। अब ये कैसे मूव करेंगे? कौन मूव करेगा? कोई रुक भी सकता है, दूर भी जा सकते हैं, नजदीक भी आ सकते हैं। तो उसके लिए बेसिक 3 केस हम स्टडी करेंगे या 3 कंडीशन उसको दिए गए हैं। 3 कंडीशन दिए गए हैं। फर्स्ट कंडीशन देखो क्या है? 3 डिफरेंट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन लिसनर इज स्टेशनरी बट सोर्स इज मूविंग। अब जो सुनने वाला है वो स्टेशनरी है और जो सोर्स है, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो मोशन में। वो क्या है? मोशन में। वो नजदीक आ रहा है या दूर जा रहा है, कोई भी मोशन हो सकता है। ठीक है, सोर्स मोशन में है और लिसनर क्या है? स्टेशनरी। तो लिसनर की वेलोसिटी क्या रहेगी? 0। सोर्स एक तो नजदीक आएगा या फिर दूर जाएगा। वेलोसिटी कितनी होगी? vs, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ट्रेन हो सकता है सोर्स, विसल करती हुई ट्रेन जो नजदीक आ रही है, दूर जा रही है। फर्स्ट। सेकंड, व्हेन लिसनर इज मूविंग बट सोर्स इज स्टेशनरी। ओके, सोर्स इज स्टेशनरी। व्हेन लिसनर इज मूविंग बट सोर्स इज स्टेशनरी। सोर्स कैसा है? स्टेशनरी है। अब सोर्स की वेलोसिटी हमारी vs इज इक्वल टू 0। ये मूव नहीं कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है। मूव कौन कर रहा है? लिसनर। सो लिसनर नजदीक आएगा या लिसनर दूर जाएगा? कितनी वेलोसिटी से? vl इतनी वेलोसिटी से। vl इतनी
वेलोसिटी से। ये समझ में आया? मीन्स आप ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, हॉर्न बजा रही है और आप ट्रेन की तरफ दौड़ रहे हैं और या फिर ट्रेन से दूर जा रहे हो, ये कंडीशन। ठीक है। देन व्हेन लिसनर आर एंड सोर्स बोथ आर मूविंग, लिसनर भी मूव कर रहा है और सोर्स भी मूव कर रहा है। मीन्स अगर ये सोर्स की वेलोसिटी है या सोर्स है, ये लिसनर है, इसकी वेलोसिटी होगी vs, इसकी होगी vl, तो ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, दोनों अप्रोच कर रहे हैं, या फिर सोर्स दूर जा रहा है एंड लिसनर भी दूर जा रहा है विथ वेलोसिटी vl एंड vs, तो दोनों दूर जा रहे हैं। रिसीड, इसे क्या कहते हैं? रिसीड। नजदीक आते हैं तो अप्रोच। मीन्स ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ ही रही है विसल करते हुए और आप भी दौड़ रहे हो, ट्रेन के पास जा रहे हो। ओके, और ट्रेन अब चली गई, आप भी उससे दूर जा रहे हो। सो ये 3 कंडीशन है। ठीक है, कौन सा? व्हेन लिसनर इज स्टेशनरी बट सोर्स इज मूविंग। लिसनर स्टेशनरी है, रुका हुआ है, और सोर्स प्लेटफॉर्म पे आप रुके हुए और ट्रेन विसल करते हुए आपके सामने से जा रही है। सो नजदीक आ रही है और फिर चली गई, फिर दूर जा रही है। कोई भी एक कंडीशन, नजदीक आने वाला अप्रोच हो सकता है या फिर दूर जाने वाला रिसीड हो सकता है। देन व्हेन लिसनर इज मूविंग बट सोर्स इज स्टेशनरी, अब लिसनर मूव कर रहा है और सोर्स स्टेशनरी है। एंड थर्ड, व्हेन लिसनर एंड सोर्स बोथ आर, दोनों भी मूव कर रहे हैं, एक तो नजदीक आ रहे नहीं तो दूर जा रहे। तो ये 3 कंडीशन हमें सीखनी है। अब इसमें से जो कंडीशन हम सीखने वाले हैं वो है व्हेन लिसनर इज स्टेशनरी एंड सोर्स इज मूविंग। ओके, सोर्स इज मूविंग एंड लिसनर इज स्टेशनरी, ये हम कंडीशन अभी सीखने वाले हैं। सो सोर्स मूविंग बट लिसनर स्टेशनरी, कौन मूव कर रहा है? सोर्स मूव कर रहा है एंड लिसनर स्टेशनरी है। सो कंसीडर अ सोर्स ऑफ साउंड एस मूविंग अवे, क्या कर रहा है? मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी लिसनर एल। ओके, consider source S moving away from stationary source, from stationary listener L। अब ये दूर जा रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से? विथ वेलोसिटी vs, विथ वेलोसिटी vs। vs किसकी वेलोसिटी है? इट इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स, s की वेलोसिटी है। और इसी को क्या कहते हैं हम? रिलेटिव रिसिड। इसी को क्या कहते हैं? रिलेटिव रिसिड, मीन्स दूर जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या हो रहा है? कंसीडर अ सोर्स एस मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी लिसनर एल विथ वेलोसिटी vs। तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो हमारे पास ये सोर्स है S और यहां है लिसनर L। यहां क्या है? लिसनर L। लिसनर स्टेशनरी है, सोर्स क्या है? सोर्स मोशन में, लेकिन नजदीक आ रहा है या दूर जा रहा है? अवे। अवे मीन्स इसकी वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होगी? वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, vs, सोर्स की वेलोसिटी। ठीक है, और इनिशियल डिस्टेंस हम कहते हैं ये इनिशियल डिस्टेंस। इनिशियल डिस्टेंस दोनों में कितना होगा? d। कितना होगा डिस्टेंस? d इतना डिस्टेंस इन दोनों में है, सोर्स एंड लिसनर में। ठीक है, अब हम कहते हैं कि सोर्स जिस पॉइंट पे खड़ा है उसे हम S1 कहते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? S1। तो सोर्स अब S1 पॉइंट पे खड़ा है, इसे कहते हैं हम सोर्स, और सोर्स हमारा S1 पॉइंट पे है। कौन से पॉइंट पे? S1। तब डिस्टेंस कितना है? d है। अब ये सोर्स क्या करेगा? साउंड इमिट करेगा। यहां से क्या करेगा? साउंड इमिट करेगा। उस साउंड की वेलोसिटी होगी v। उस साउंड की वेलोसिटी क्या होगी? v। ये समझ में आ रहा है क्या कंडीशन है? सोर्स S1 पोजीशन पे है, लिसनर हमारा सोर्स से d इतने डिस्टेंस पे है। ठीक है, सोर्स दूर जा रहा है लिसनर से, कितनी वेलोसिटी से? vs इतनी वेलोसिटी से। और
सोर्स साउंड इमिट कर रहा है, सोर्स क्या कर रहा है, साउंड इमिट कर रहा है, जिसकी साउंड की वेलोसिटी कितनी है, v है, साउंड की वेलोसिटी कितनी है, v है। तो अब हम लिख लेते हैं टर्म v, वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की वेलोसिटी है, सोर्स की नहीं, याद रखो ये साउंड की वेलोसिटी है और सोर्स की वेलोसिटी ये है। मींस अगर ट्रेन भाग रही है तो ट्रेन की वेलोसिटी vs, और ट्रेन विसल कर रही है तो विसल का जो आवाज आ रहा है या जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, अब ट्रेन दूर जा रही है और दूर कितने स्पीड से जा रही है, vs इतने, और साउंड जो प्रोड्यूस कर रही है उसकी वेलोसिटी है v। ये समझ में आ गया। ठीक है, अब लिसनर को क्या करना है, सोर्स अगर साउंड प्रोड्यूस करता है तो हम मानते हैं कि वो वेव प्रोड्यूस करता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, वेव। और जो लिसनर है वो क्रस्ट को मेजर कर रहा है, किसको मेजर कर रहा है, क्रस्ट, कितने क्रस्ट उसके पास आते हैं, जब ये साउंड इमिट करेगा तो कितने क्रस्ट उसके पास आते हैं। तो पहले तो ये समझ लो कि एक क्रस्ट, देन ट्रफ, देन क्रस्ट, तो दो क्रस्ट में डिस्टेंस कितना होता है, या दो क्रस्ट को इमिट करने के लिए टाइम कितना लगता है, t0, टाइम पीरियड इतना। एक क्रस्ट के बाद दूसरा क्रस्ट कितने टाइम के बाद इमिट होगा, टाइम पीरियड के बाद, क्योंकि एक वेव के लिए लगने वाला टाइम होता है टाइम पीरियड। ठीक है, तो दूसरा क्रस्ट टाइम पीरियड होने के बाद इमिट होगा। ठीक है, तो आते हैं पहले इनिशियल कंडीशन पे, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, टाइम की वैल्यू क्या है, व्हेन, और इनिशियली हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनिशियली t इज इक्वल टू 0, टाइम क्या है, 0 है, t इज इक्वल टू 0। सोर्स की पोजीशन क्या है, s1, सोर्स की पोजीशन क्या है, s1, सो सोर्स एट पॉइंट s1, सोर्स इज एट पॉइंट s1, सोर्स कितने पॉइंट पे, s1 इतने पॉइंट पे। अब ये क्या करेगा, क्रस्ट को इमिट करेगा, सो सोर्स इमिट क्रस्ट, सोर्स इमिट्स क्रस्ट। देखो अब क्या हो रहा है, सोर्स क्या कर रहा है, क्रस्ट को इमिट कर रहा है। अब सोर्स ने एक क्रस्ट को इमिट किया, अब ये क्रस्ट क्या करेगा, ट्रैवल करेगा किसकी तरफ, लिसनर की तरफ। तो ये क्रस्ट ट्रैवल करेगा डिस्टेंस d, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, d, और पहुंचेगा लिसनर की तरफ, और पहुंचेगा लिसनर की तरफ। लिसनर उसको डिटेक्ट कर लेगा कि मेरे पास अब क्रस्ट आ गया, पहला क्रस्ट आ गया। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, सोर्स कब, सोर्स s1 पॉइंट पे था, टाइम t इज इक्वल टू 0 था, 0 टाइम हो गया, क्रस्ट इमिट हो गया, अब वो आगे 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 जा रहा है, तो टाइम भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, तो टाइम बढ़ेगा और d इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके वो पहला क्रस्ट लिसनर के पास पहुंचेगा। अब ये लिसनर के पास पहुंचा तो उसके लिए कितना टाइम लगा, तो उसके लिए कितना टाइम लगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो लिसनर कितने डिस्टेंस पे है, लिसनर एट डिस्टेंस d। ओके, नाउ लिसनर एट डिस्टेंस d, कितना डिस्टेंस पे है, d, वो क्या करेगा, क्रस्ट को, जो भी क्रस्ट उसके पास आए उसको डिटेक्ट करेगा। सो क्रस्ट रीच एट डिस्टेंस d, दैट इज किसके पास आएगा, ये लिसनर के पास, इन टाइम, कितना टाइम लगेगा उसको, हम बोलेंगे t1, कितना टाइम लगेगा, t1। अब t1 को फाइंड आउट कैसे करें, देखो यहां देखो, साउंड की वेलोसिटी v, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, क्रस्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, d, कितने टाइम में, t1 इतने टाइम में, कितने टाइम में वो ट्रैवल किया, t1 इतने टाइम में। देयरफॉर टाइम t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और क्रस्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, d, कितने टाइम में, t1 इतने टाइम में, देयरफॉर टाइम t1 इज इक्वल टू d बाय v,
ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये कंडीशन समझ में आ गया? ठीक है। S1 पोजीशन पे क्रस्ट इमिट हुआ, वो क्रस्ट क्या कर रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है, वो क्रस्ट क्या कर रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है। वो लिसनर के पास पहुंच गया, उसके लिए कितना टाइम लगा, T1 इज इक्वल टू D/V। लेकिन तब तक सोर्स रुका रहेगा, तब तक सोर्स एक जगह रहेगा नहीं, क्योंकि सोर्स मूव कर रहा है। सोर्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जैसे ही उसने क्रस्ट इमिट किया, सोर्स का जर्नी आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सोर्स का जर्नी क्या होगा, आगे बढ़ना। तो सोर्स अपनी जगह पे नहीं रहेगा। तो अब इस केस में क्या होगा, जैसे ही फर्स्ट क्रस्ट इमिट हो गया S1 पे, सोर्स क्या करेगा, मूव करेगा। अब सोर्स आ जाएगा पॉइंट S2 पे, सोर्स क्या आ जाएगा, पॉइंट S2 पे। पॉइंट S2 पे आ गया तो वो दूसरा क्रस्ट इमिट करेगा। वो क्या करेगा, दूसरा क्रस्ट, सेकंड क्रस्ट इमिट करेगा। अब ये सेकंड क्रस्ट वापस किसके पास जाएगा, ये सेकंड क्रस्ट जाएगा वापस लिसनर के पास, वापस लिसनर के पास जाएगा। तो लिसनर S1 से D इतने डिस्टेंस पे था, ठीक है। अब ये सेकंड क्रस्ट जब इमिट होगा वो लिसनर के पास जाएगा। लेकिन सेकंड क्रस्ट इमिट कब होगा, मैंने कहा अगर हम वेव को ड्रॉ करते हैं, ये है हमारा वेव, तो एक वेव के लिए लगने वाला टाइम कितना होता है, टाइम पीरियड T0। तो एक क्रस्ट इमिट हुआ, उसके बाद सेकेंड क्रस्ट इमिट कब होगा, T0 के बाद। तो सेकेंड क्रस्ट के लिए टाइम कितना लगेगा, T0। जब टाइम T0 कंप्लीट हो जाएगा तब सेकेंड क्रस्ट इमिट होगा। तो S1 टू S2 डिस्टेंस सोर्स को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगा, टाइम लगा T0। कितना टाइम लगा, T0। कितनी वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रहा है, Vs इतनी वेलोसिटी। तो सोर्स Vs इतनी वेलोसिटी से T0 टाइम में कहां तक पहुंचा, वंस अगेन वेलोसिटी Vs इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना लगा, T0। देयरफॉर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया सोर्स ने, Vs इंटू T0, Vs इंटू T0। समझ में आ गया? देखो सेकेंड क्रस्ट इमिट हो रहा है, सेकेंड क्रस्ट इमिट कब होगा, टाइम पीरियड के बाद। सो S1 टू S2 ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया कितने टाइम में, T0 टाइम पीरियड इतने टाइम में। कितनी वेलोसिटी के साथ, Vs इतनी वेलोसिटी के साथ। तो S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितनी है सोर्स की, Vs, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें कैलकुलेट करना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये तो ये डिस्टेंस कितना होगा, Vs T0। तो ये डिस्टेंस होगा हमारा Vs T0। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा D प्लस Vs T0, D प्लस Vs T0। अब जब ये क्रस्ट इमिट हो रहा है तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, D प्लस Vs T0। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये D प्लस Vs T0 एंड देन ये लिसनर के पास पहुंचेगा। ये कंडीशन समझ में आ रहा है? अब इस कंडीशन को हम लिख लेते हैं, इस कंडीशन को हम लिख लेते हैं पहले। चलो क्या हो रहा है उसके लिए वापस हम लिख लेते हैं। सो T0 इज अ टाइम पीरियड। अब मैंने क्या कहा, T0 क्या है, टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव। किसका है, साउंड वेव का ये टाइम पीरियड है, साउंड वेव का टाइम पीरियड है। सो एट t इज इक्वल टू T0। अब टाइम कितना हो गया, t इज इक्वल टू T0। सोर्स मूव डिस्टेंस, सोर्स मूव डिस्टेंस, और सोर्स मूव फ्रॉम पॉइंट S1 टू पॉइंट S2। सोर्स कितना डिस्टेंस, सोर्स कहां से S1 पे था और टाइम पीरियड के बाद कहां आ गया, S2 पे आ गया। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोर्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोर्स
कितना होगा डिस्टेंस ट्रेवल इज VST0। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया VST0। सो S1 टू S2 तक रीच हो गया, तब तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया VST0। नाउ डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिस्टनर इज कितना होगा इक्वल टू D प्लस VST0। समझ में आ रहा है? देखो वापस देखते हैं कि फर्स्ट क्रस्ट इमिट हुआ 0 पे, तो सेकेंड क्रस्ट कब इमिट होगा T0 के बाद। T0 जब सेकेंड क्रस्ट इमिट होगा तब तक सोर्स पीछे आया होगा। कितने पीछे आएगा वो पॉइंट S2 तक, सो S1 से S2 से पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा T0। कितना टाइम लगा T0 कितनी वेलोसिटी के साथ Vs इतनी वेलोसिटी से। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा उसने, डिस्टेंस इज इक्वल टू VST0 कितने टाइम में S1 टू S2 T0 इतने टाइम में। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया S2 से L D प्लस VST0। ये हमने लिख लिया, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू D प्लस VST0। अब यहां क्या करेगा, यहां अब वो सेकेंड क्रस्ट इमिट करेगा। सो एट पॉइंट S2, अब वो S2 पे है, अब कहां पे D प्लस VST0 डिस्टेंस मीन S2 पे। एट पॉइंट S2 सोर्स इमिट सेकेंड क्रस्ट। क्या इमिट करेगा सेकेंड क्रस्ट, और ये क्रस्ट क्या करेगा वापस, फिर से डायग्राम, ये हमारा सोर्स S2 पॉइंट पे है और लिसनर L स्टेशनरी, डिस्टेंस D प्लस VST0 ये हमारा डिस्टेंस है। अब यहाँ हमारा सेकेंड क्रस्ट इमिट हुआ, ये यहाँ तक पहुंच गया लिसनर के पास, लिसनर ने उसे डिटेक्ट किया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया D प्लस VST0, ओके V प्लस DST0। सो यहां तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगा, फर्स्ट क्रस्ट के बाद कितना टाइम लगा। सो क्रस्ट रीच टू लिसनर इन टाइम T2 इज इक्वल टू, कितने टाइम में पहुंचेगा ये T2 इज इक्वल टू S1 टू S2 आने के लिए टाइम लगा T0 प्लस दूसरा टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस D प्लस VST0 डिवाइडेड बाय V। ये फॉर्मूला समझ में आया? क्या हुआ T2, अब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, फर्स्ट क्रस्ट इमिट हो गया। सो T0 तो टाइम पीरियड तो आ जाएगा S1 टू S2 आने के लिए, प्लस ये S2 से L तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, S2 से L तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, डिस्टेंस, फिर सेकंड फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है D प्लस VST0 और टाइम T2 V। सो T2 इज इक्वल टू D प्लस VST0 डिवाइडेड बाई V, और उसके साथ टाइम पीरियड को ऐड कर दिया, क्योंकि S1 पे पहला क्रस्ट इमिट हुआ, उसके बाद सेकेंड क्रस्ट इमिट होने के लिए कितना टाइम लगा T0, तो वो भी ऐड अप हो जाएगा। तो देखो सेकेंड क्रस्ट के लिए T0 प्लस D प्लस VST0 ये टाइम लगेगा। सपोज अगर थर्ड क्रस्ट इमिट किया आप, तो थर्ड क्रस्ट के लिए क्या होगा टाइम, फॉर थर्ड क्रस्ट गिवन बाय T3, देखो 2 है तो यहां 1 है, तो 3 के लिए आएगा 2T0 प्लस D प्लस T0 है 2 VST0 अपॉन V। थर्ड क्रस्ट के लिए आएगा 2। अगर फोर्थ क्रस्ट होगा तो फोर्थ क्रस्ट के लिए क्या आएगा, फॉर फोर्थ क्रस्ट के लिए फॉर्मूला T4 इज इक्वल टू 3T0, क्या होगा 3T0
प्लस इन ब्रैकेट डी प्लस 3 वी एस टी जीरो अपॉन वी। मीन्स अगर 4 होगा तो यहाँ 3। अगर हम कंसिडर करते फॉर P प्लस 1 क्रस्ट, P प्लस 1 क्रस्ट के लिए टाइम कितना लगेगा, T इज इक्वल टू P प्लस 1 इज इक्वल टू, एक माइनस करना है तो P प्लस 1 से एक माइनस हुआ, सो P T0 प्लस D प्लस यहां भी P VS T0 अपॉन V। ये आ गया P प्लस 1 क्रस्ट। जब लिसनर डिटेक्ट कर लेगा तब तक कितना टाइम वो मेजर कर लेगा, T इज इक्वल टू P प्लस 1, इतना टाइम लिसनर ने मेजर किया है। ओके, P प्लस 1 क्रस्ट को लिसनर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम काउंट होगा, या लिसनर कितना टाइम में ये सारे क्रस्ट पहुंचेंगे, P प्लस 1 इतने टाइम में वो P प्लस 1 इतने क्रस्ट लिसनर के पास पहुंच जाएंगे। तो P प्लस 1 के लिए इतना टाइम, सो टाइम फॉर P क्रस्ट को पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो P प्लस 1 को पहुंचने के लिए इतना टाइम लगता है, उसमें से एक क्रस्ट का टाइम माइनस कर दो, T1 माइनस कर दो। तो T1 अगर माइनस कर देंगे तो हमारा P प्लस 1 का फॉर्मूला P T0 प्लस D प्लस P VS T0 अपॉन V माइनस T1 का फॉर्मूला याद करो, इक्वेशन 1 था, क्या था हमारा, इक्वेशन 1 था हमारा T1 इज इक्वल टू डी बाई वी। इक्वेशन 1 इज डी बाई वी, तो वो हम इसमें एडअप कर देंगे, दैट इज माइनस करेंगे डी बाई वी। अब इसको सॉल्व करो, P T0 प्लस डी और वी सेपरेट दे दिया, डी वी प्लस P VS T0 डिवाइडेड बाई वी माइनस डी वी, प्लस माइनस कट, तो बचा गया इक्वेशन, बचा क्या हमारा T P प्लस 1 माइनस T1 इज इक्वल टू P में कॉमन निकाल लेता हूं, दोनों में P है, यहां भी P है, यहां भी P है, तो P कॉमन इन ब्रैकेट T0 प्लस VS T0 अपॉन V। P को मैंने कॉमन निकाल लिया। ये कितने क्रस्ट के लिए टाइम लग रहा है, P क्रस्ट के लिए। ओके, P क्रस्ट के लिए कितना टाइम लग रहा है, टाइम T प्लस 1 माइनस T1 P क्रस्ट के लिए। तो एक क्रस्ट के लिए कितना टाइम लगेगा, कितने क्रस्ट के लिए, एक क्रस्ट के लिए कितना टाइम लगेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एक क्रस्ट के लिए कितना टाइम लगेगा, ये P क्रस्ट के लिए टाइम लग रहा है, तो उसको P से डिवाइड कर लेंगे, उसको किसने से डिवाइड कर लेंगे, P से डिवाइड कर लेंगे, तो हमें एक क्रस्ट का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम मानते कि 10 क्रस्ट के लिए 100 सेकेंड लगते हैं, 10 क्रस्ट के लिए कितने सेकेंड लगते हैं, 100, तो एक क्रस्ट के लिए कितना लगेगा, एक क्रस्ट के लिए कितना लगेगा, 100 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 सेकेंड लगेगा। समझ में आया कैसे किया। अगर 5 क्रस्ट के लिए 50 सेकेंड लगते, कितना, 50 सेकेंड, तो एक क्रस्ट के लिए कितना लगेगा, एक क्रस्ट के लिए 50 डिवाइडेड बाय 5। सो वैसे ही P क्रस्ट के लिए टाइम कितना लगता है, P प्लस 1 माइनस T1, सो 1 क्रस्ट के लिए कितना लगेगा, डिवाइडेड बाय P। सेम इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। सो टाइम फॉर 1 क्रस्ट और टाइम पीरियड, हम क्या फाइंड करेंगे, टाइम पीरियड फॉर 1 क्रस्ट एंड टाइम पीरियड फॉर 1 क्रस्ट। 1 क्रस्ट के लिए कितना टाइम लगेगा, T इज इक्वल टू P प्लस 1 माइनस T1 डिवाइडेड बाय P। तो क्या हो जाएगा हमारा, P T0 प्लस VS T0 अपॉन V, ये ऊपर वाला फॉर्मूला,
उसको डिवाइडेड बाय पी, पी पी कट हो जाएंगे, पी पी कट हो जाएंगे। सो टी इज इक्वल टू, अब इसमें से टी जीरो कॉमन निकाल लेता हूं मैं, इसको कॉमन निकाल लेता हूं अब, टी जीरो और टी जीरो को मैं कॉमन निकाल लेता हूं। तो अब फॉर्मूला क्या होगा हमारा, टी जीरो कॉमन 1 प्लस वी एस डिवाइडेड बाई वी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सो टी इज इक्वल टू टी0 वी प्लस वी एस डिवाइडेड बाई वी। अब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, हमें टाइम पीरियड मिल गया। अब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, 1/t इज इक्वल टू 1/t0, तो ये होगा v/v प्लस वी एस। Therefore n 1/t0 n0 v प्लस वी। ये हो गया फॉर्मूला। ये क्या हो गया फॉर्मूला। अगर सोर्स एंड लिसनर दूर जा रहे हैं तो चेंज इन अ फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू n0 v डिवाइडेड बाय v प्लस एस। सो दिस इज चेंज इन अ फ्रीक्वेंसी, और चेंज इन नई फ्रीक्वेंसी n होगी। दिस इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। n0 क्या है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। v वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, एंड vs वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो इस फॉर्मूला से आपको पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर ग्रेटर है, v प्लस वी एस, v में vs ऐड कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अगर सोर्स दूर जा रहा है तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अगर सोर्स नजदीक आ रहा है, उल्टा केस होगा इसके, तो क्या होगा, इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, देखो फॉर्मूला याद रखो, n इज इक्वल टू n0 v डिवाइडेड बाई v प्लस वी एस। अगर नाउ अगर सोर्स और लिसनर स्टेशनरी है और सोर्स नजदीक आ रहा है, तो उस केस में इस फॉर्मूला को हम कैसे लिखेंगे, सिंपल, n इज इक्वल टू n0 इन ब्रैकेट v माइनस वी एस। प्लस की जगह हम क्या डाल देंगे, माइनस देंगे। अगर सोर्स अप्रोच हो रहा है, सोर्स क्या हो रहा है, अप्रोच हो रहा है टुवर्ड्स लिसनर, स्टेशनरी लिसनर के पास। जो समझ में आ गया डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट समझ में आ गया। सो इट इज अपरेंट चेंज इन अ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। देखो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी n0 थी, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी n आ गया, चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, n आ गया। सो अगर रिसीड हो रहा है या दूर जा रहा है सोर्स, तो डिनोमिनेटर में प्लस होगा, और अगर अप्रोच हो रहा है, अगर अप्रोच हो रहा है, सोर्स नजदीक आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में माइनस साइन आएगा। ये याद रखो। सो ये है डॉपलर इफेक्ट का पहला टॉपिक, दैट इज सोर्स मूविंग टुवर्ड्स लिसनरी, टुवर्ड स्टेशनरी लिसनर्स, टुवर्ड स्टेशनरी लिसनर। तो आज ये केस हमने स्टडी किया। अच्छे से रीड करो, अच्छे से रीड करो, अच्छे से अपने लैंग्वेज में इसे लिख लो, 2 या 3 बार रीड करो, तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगा। इसका प्रैक्टिस ज़रूरी है, अगर इसको लिखना है तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस 2-3 बार कर लो, या बीच के स्टेप आपके रह सकते हैं नहीं तो, ठीक है। तो यहाँ अपना वीडियो हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। थैंक यू।